इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सफीर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि गजा पर जो इसराइली फौज का जमीनी हमला है उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अमरीकी सदर बज़ाहिर तो जमीनी हमले की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसराइल को रोक पाएंगे ये सब? की तमाम तैयारियां इस बात का सबूत और गमाजी है कि ग्राउंड इनकर्शन की तैयारी मुकम्मल की हुई है। अगर कोई रुकावट नजर आती है इजरायली फोर्सेस को, तो वो रुकावट ये है कि 200 के से ज्यादा हॉस्टेजेस वहाँ जो मौजूद हैं, वो हॉस्टेजेस की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा जिसकी वजह से कुछ इज्तनाब किया जा रहा है, गो के गुज़श्ता शब एक जगह से दाखिल होने की कोशिश की, टैंक समेत तो फलस्तीनी गोरिल्लों ने, फलस्तीनी मुजाहिदों ने या फलस्तीनी जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके कारिंदों ने उस टैंक पर कब्जा कर लिया और एक सोल्जर उसमें इजराइल का मारा गया। तो उससे थोड़ा सा धचका लगा है, वरना इजराइल पहुंच चुका था वहां। ये तो रहा सवाल गजा का, और बाकी आपने तफसील बता दी है। महसूस ये होता है कि ये जंग आहिस्ता आहिस्ता खित्ते को लपेट में ले लेगी, और उसकी वजूहात यूं है कुछ कि ईरान ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है, जबकि वेस्ट ने भी ईरान को बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं, और उससे पहले ईरान के वजीर खारजा कह चुके हैं कि जमीनी हमला तनाज़े को पूरे मशरिक़ वस्ता में फैला देगा। और अब क्या हुआ, ये तो तकरीबन 8 दिन पहले की बात है। जो कल बात की है ईरानी वजीर खारजा ने, वो ये कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। ये दो बातों को मैंने कहा आपके सामने कोट करके, और फिर आप देख लें बाइडन ने पहले ही कह दिया है कि हमास ISS की तरह है। 9/11 डिक्लेयर हो चुका है। इस गजा कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से जंगों की सख्त बंदियां हो चुकी हैं समुद्रों में, फिजाओं में और जमीनों पर, यानी कि तकरीबन 3 लाख तो रिजर्विस्ट और 1 लाख रेगुलर फोर्स के करीब उनकी सख्त बंदी हो चुकी है गजा के सामने। और छोटी सी पट्टी है, टोटल उसकी कोई 41 किलोमीटर पूरे गजा की, जो उसमें इजराइल ने जिस पर कब्जा किया है वो भी, और जो दोनों सिक्योरिटी संभाले हुए हैं फलस्तीनी और इजराइल, और ये छोटा टुकड़ा तकरीबन 11-12 मील का है। इसके सामने तकरीबन अंदाजा करें, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, 3 लाख फोर्सेस के सामने खड़ी कर दी है। अब इस गजा पर न सिर्फ आर्टिलरी के जरिए हमला किया जा रहा है, बल्कि बतदरीज कल रात को भी तकरीबन 367 लोगों को शहीद में बना लो। लेकिन जमील साहब, जिस तरह से आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल को हम देख रहे हैं, ये तो कहा जा सकता है, आप भी सही कह रहे हैं कि तनाज़ा इलाक़ाई जंग में तब्दील हो सकता है। तो जो बाकी अरब ममालिक हैं उनको इसका अदराक क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अरब ममालिक तो क्योंकि उनके जो उनके हुक्मरानों के जाती मफाद कुछ और हैं, उनके अवाम के कुछ और हैं। तो हुक्मरानों ने जो इब्तदा की हुई है इब्राहिम अकार्ड की, उससे पीछे हटना उनके लिए बहुत दुश्वार हो रहा है। अगर वो चाहते तो अब तक इब्राहिम अकार्ड को अंडू कर सकते थे। अगर वो चाहते तो सफारती ताल्लुकात जैसे साउथ अफ्रीका ने किया और उसके बबांगे दरा किया कि उसने अपने सफारती ताल्लुकात खत्म करते हुए इजराइल से। अगर अरब ममालिक चाहते और 57 ममालिक चाहते तो अपने ही OIC के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान का इजलास कॉल करके कुछ न करते, इंटरनेशनल तरीका कार के मुताबिक बाइकाट कर देते, मसनूआत का इकोनॉमिक बाइकाट कर देते। अगर देखें तो 1.5 बिलियन लोग हैं, इकोनॉमिक बाइकाट बहुत बड़ा प्रेशर होता, और कुछ ना करते, जनरल असेंबली को कहते, जो कि 24 घंटे में जनरल असेंबली अपनी इमरजेंसी मीटिंग कॉल करता। कुछ ना कहते, सिक्योरिटी काउंसिल को रेजोल्यूशन पास करके देखते कि इजलास बुलाया जाए, और सिक्योरिटी काउंसिल मजबूर हो जाता कि इजलास बुलाए, वोट के पीछे हो जाता। जमील साहब, जिस तरह से हमने देखा कि मिस्र ने गजा के मुतासिरीन को पनाह देने पर भी वो तैयार नहीं नजर आए, बल्कि अगर इमदादी सामान की बात करें तो उसकी तरसील के लिए भी उन्होंने खासी देर की। तो लग तो फिर इसी तरह से रहा है कि मिस्र को इसराइल या अमेरिका से इजाजत दरकार थी। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की तरफ देखते हैं तो इसराइल से तो तेल नहीं निकलता, अरब ममालिक की तरफ से तमाम सप्लाई जाती है, वो सप्लाई तो अभी तक बंद नहीं की गई।
जी हाँ, वो अगर करते तो वो हक बजानिब होते अपने ये चार्टर के इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कोई मुल्क भी बायलैटरल पाबंदी लगा सकता है। कोई फोरम जैसे कि OIC है वो एक मल्टीलैटरल फोरम है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बनाया गया, जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी हैं। तो वो चाहते तो ये पाबंदी तो ऑयल की भी लगा सकते थे, सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मेंबर है उसके। लेकिन ये मामला ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि उनके जाती इंटरेस्ट कुछ और हैं। मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं, ये मैंने जो रीजन के बारे में बताया वो ये है कि कल शब इराक में इसके अमेरिकन बेस पे रॉकेट हमले किए गए हैं। इसी तरीके से लबनान में 5 मील अंदर तक जाके बहुत ज्यादा फायरिंग की गई है, बम्बार्डमेंट की गई है। और अब हिज़्बुल्लाह मैं समझता हूँ जिसके पास के करीबन 2.5 लाख मौजूद हैं, जिसकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक है। तो अगर उधर से वो सिलसिला शुरू हो गया, जिसको कि ग्राहम जो उनके सेनेटर हैं जो गए हैं काफी सेनेटर्स को लेकर इजराइल में, कल उन्होंने बयान दिया है कि ईरान को मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई इसमें अपनी पहल की या कोई शामिल हुए तो उनकी फिर खैरियत नहीं है। वर्ड्स टू दैट इफेक्ट ये बयान ग्राहम बहुत इम्पोर्टेंट सेनेटर हैं, उसके साथ डेमोक्रेट्स भी हैं, दूसरे भी हैं। तो ये क्या जाहिर करते हैं? ये जाहिर करते हैं कि ये आग ठंडी होने वाली आग नजर नहीं आ रही है। थर्ड ड्राफ्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल का ड्राफ्ट कल पेश होगा या आज हो जाएगा किसी वक्त, वो भी वीटो हो जाएगा। आप देखेंगे कि चीन और रशिया के तरफ से, वो इसलिए कि उसमें न सीज फायर का जिक्र किया गया है, ये ड्राफ्ट तैयार होकर सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया है, न सीज फायर का जिक्र किया है, न ह्यूमैनिटेरियन पॉज का कि भाई ह्यूमैनिटेरियन कुछ और सहूलत पहुंचा दो। आपने सवाल किया था इजिप्ट का, इजिप्ट मजबूर है। और फिर गजा बिल्कुल जमील साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि बन चुके हैं, जैसे अगर अमेरिका की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं, उधर से इंडिया को अगर हम देखते हैं, आपको लगता है रशिया और चाइना जो है वो कोई इम्पैक्ट डाल सकेंगे? वो इस तरह का कोई डिसीजन ले पाएंगे या कुछ कलीदी किरदार अदा कर पाएंगे? वो जैसा मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल तक तो कर पाएंगे और पस पर्दा जो भी वो कर सकते हैं, उनकी मॉरल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मदद वो। और दूसरा ये है कि उनकी बहरहाल एक हिमायत तो हासिल है पूरी अरब दुनिया को खास तौर पे। और चाइना बड़ी खामोश डिप्लोमेसी करता है, क्वाइट डिप्लोमेसी करता है। वो अपने तौर पर बिल्कुल ये दबाव डाल रहा है, लेकिन चाइना कभी भी फिजिकल किसी मामले में दाखिल नहीं होता है, मां सिवाय उसकी रेड लाइन जो ताइवान की है, उसके अलावा वो किसी रशिया वो इस मामले में काफी एक्टिव हो सकता है। लेकिन अभी वो यूक्रेन में क्योंकि उलझा हुआ है और रशिया की अपने मफाद में है कि ये मामला अगर किसी और जगह बढ़ता है तो यूक्रेन का मामला थोड़ा वो उस मध्यम पड़ जाएगा और रशिया फिर जो अपने मकसद है यूक्रेन में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक तरफ जिस तरह इसराइल अरब ममालिक से हम देखते हैं बेहतर सिफारती ताल्लुकात की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ जब भी हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल से जंग होती है तो फिर इन ताल्लुकात में दरार आ जाती है, जैसा कि अभी भी हुआ है। तो क्या अरबों के साथ ताल्लुकात रखने में इसराइल का फायदा है या फिर ना रखने में है? नहीं, इसराइल का तो फायदा है ना। इसकी तारीख यूं है कि 1897 में एक इजलास हुआ था स्विट्जरलैंड में, जिसमें की बुनियाद रखी गई थी ग्रेटर इसराइल। और ये जायोनिज्म का है, इसमें जूज सारे शामिल नहीं है। जूज इस मामले में दर्द दिल भी रखते हैं बहुत सारे, और इसमें उन्होंने जुलूस भी निकाले हैं कुछ इलाकों में, वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा में और अमेरिका में। लेकिन मैं जायोनिज्म की बात कर रहा हूँ जिसके तहत इसराइल चल रहा है। तो उन्होंने 1897 में ये फैसला किया कि ग्रेटर इसराइल, और उसी का शासखाना आज आपको इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ से मालूम हो रहा है। और यही वजह है कि दराड़ भी चल रही है, और दराड़ इसलिए चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की अब तक पासदारी नहीं की गई है। 2334 रेजोल्यूशन है जिसके तहत इसराइल ने टू स्टेट थ्योरी की तरफ जाना था, नहीं गया। इसी तरीके से इसराइल के 242 जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो अब जिन इलाकों में साबित हो भी काबू करने जा रहे उसके इसराइल की
تو مراسم اسرائیل کی رکھنے میں اس وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی پاسداری کی جائے، جب بیت المقدس میں اپنا اسرائیل اقوام متحدہ کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا دارالخلافہ شفٹ کر چکا ہے اور کچھ امریکہ بھی شفٹ کر چکا ہے، تو وہ جب خلاف ورزیاں ہوں گی تو پھر عرب ممالک اس پہ اگر چاہیں گے بھی، ان کے سربراہان اور حاکم تو وہ چاہیں گے بھی، تو ان پر باٹمز اپ پریشر اتنا زیادہ پڑ جائے گا، لوگوں کا پریشر اتنا پڑ جائے گا کہ ان کی کرسیاں ہلنا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح سے دو ریاستی فارمولے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پر اگر عمل درآمد ہوگا تو ہی یہ مسئلے کا حل ہے، ورنہ تو یہاں پھر حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین ہے، سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے، وہ انٹرنیشنل قانون بن جاتے ہیں جب تک اس کی پاسداری، جس میں جو ٹو اسٹیٹ تھیوری جو کہ اوسلو میں 1993 میں ہوا تھا، اب نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں، پہلے اگر دیکھا جائے تو 1917 میں یہ کوئی 3% آبادی تھی یہاں جو اس کی، اور 1948 میں 33% ہو گئی، اور اب اس سے 55% ہو گئی، تو یہ تو پھر پورا قبضہ ہو جائے گا نا۔ فلسطینیوں کو اسی چیز کا ادراک ہے، اسی لیے فلسطینی اپنے بچوں کے پیروں پر نام لکھ رہے ہیں کہ اگر بم سے بچوں کے جسم پھٹ جائیں تو کم از کم کا حصہ ملے، جس سے وہ پہچان سکے اپنے بچوں کو، نہیں اپنی زمین چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سارے فلسطینی نہیں چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مریں گے، میں نے انٹرویو کوئی دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مریں گے تو اپنی زمین پہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر تو وہی انٹرنیشنل قانون کی پاسداری جو کہ ایک لاسٹ کمنٹ آپ سے چاہوں گا، بھارت کی اس دوگلی پالیسی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں وہ، اور ساتھ غزہ کے لیے امدادی سامان بھی انہوں نے روانہ کر دیا۔ ہاں، وہ تو دیکھیں، اس کے انڈیا کی تو ہمیشہ یہی پالیسی دوگلی رہی ہے، اور انڈیا کی جتنی پینگیں اس نے بڑھائی ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنی مکاری کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے ممالک جو ہیں اس وقت ڈال کے ان کو بھی رام کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بغل میں چھری، اور جو رام رام اور بغل میں چھری والا سلسلہ ہے، تو امدادی کام یہ دکھاتے جی امدادی کام دکھاوے کا ہے۔ اصل جو سلسلہ یہ ہے کہ وہ بڑا اس معاملے میں اس کو تقویت مل رہی ہے نا انڈیا کو، کہ بھئی یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور اب وہ کشمیر میں یہ سلسلہ کرنا چاہے گا اور کر رہا ہے پہلے سے، تو لہٰذا اس کو تو، اور اس معاملے میں کشمیر میں اگر ریزولوشن وہاں عمل نہیں ہو رہا ہے اسرائیل میں، تو پھر کشمیر میں بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق سفیر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔